नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार का किसानों के लिए फरमान, 31 मार्च 2018 के बाद के नहीं होंगे कर्ज माफ। डाकघर में नहीं बन रहे आधार कार्ड, रोजाना भटक रहे लोग। घोटी में सड़क दुर्घटना, 1 की मौत, 3 गंभीर। रेत के अवैध परिवहन में एक डंपर, 2 ट्रैक्टर जब्त। लालबर्रा के औलिया कनार में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष, 3 गंभीर। धोखाधड़ी के मामले में पूर्व नगरपालिका सीएमओ सहित 5 कर्मचारी को न्यायालय ने किया दोष मुक्त। और दस्तक अभियान में लापरवाही, एक एएनएम निलंबित। अब समाचार विस्तार से। नगर के डाइट संस्थान के द्वारा 7 माह बीत जाने के बाद भी डीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्रों को कॉशन मनी प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि डाइट संस्थान में करीब 1 दर्जन से अधिक लिपिक एवं अन्य कर्मचारी वर्ग है। इसके बावजूद भी अब तक छात्रों के कॉशन मनी को लेकर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इस संदर्भ में डाइट प्राचार्य श्री मेश्राम ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। वहां 10 दिनों के भीतर कॉशन मनी की प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे। ये बात मेरी जानकारी में नहीं थी कि पिछले जो छात्र थे उनकी कॉशन मनी नहीं दी गई है। अभी 4-6 दिन पहले मेरी जानकारी में ये बात आई है और इसको प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। सर, इसमें एक चीज़ देखा गया है कि जो अपने यहाँ जिनको ये प्रभार दिया गया है सूची बनाने का, वो यहाँ से गायब रहते हैं, क्या वजह? नहीं, गायब नहीं रहते, काम करते हैं। तो अभी 7 महीने से उनको सूची बनाने के लिए दी गई है। 7 महीने से नहीं। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना आम आदमी की पहचान बन चुका आधार कार्ड बनाने के लिए शासन ने बीते 1 वर्ष से जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघर में आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू की, लेकिन अन्य सरकारी योजनाओं की तरह यह भी कागजी घोड़ा बनकर रह गया। नतीजा, लंबे समय से आधार कार्ड बनना बंद है और हितग्राही रोजाना परेशान हो रहे हैं। डाकघर में कोई भी सही समय की जानकारी नहीं दे पा रहा है। कब से आधार कार्ड बनना शुरू होंगे, इस कारण परेशानी हो रही है। हर योजना के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है, जिसको बनाना अब हमारी मजबूरी है। इसलिए आए हैं आधार कार्ड बनाने के लिए। तो आधार कार्ड बन रहे हैं? नहीं भैया, यहाँ तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है 1 बजे, बोल रहा कोई बोल रहा 2:30 बजे। अब बोले बहुत देर से खड़े हैं और इससे पहले भी हम 3-4 जगह हो चुके हैं, पर वहाँ पर भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ? अभी तो भैया फिलहाल ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? अच्छा, कब से मतलब ताला बंद है इसमें? अभी तो हम आए तो 1.5 से 2 घंटे हो रहे हैं, पर ताला अभी तक खुला नहीं है। अंदर भी जाके पूछे तो कोई कुछ बता नहीं रहा है। तो अपने अधिकारी से बात की, पोस्ट ऑफिस अधिकारी से? नहीं सर, वहाँ पर भी कोई अंदर कोई सुनते नहीं है। सब अपने काम में वैसे लगे रहते। बोले बाहर जाओ पूछो, बोले हम कुछ नहीं बताते, ऐसा बोलते हैं। क्या दिक्कतें जा रही है आपको अगर आधार कार्ड नहीं बनेगा तो? क्या कुछ समस्या? क्या हमारे को दिक्कत बहुत सारी है। क्या है, हमारा सरकारी वो योजना में नाम है, आवास योजना का फॉर्म भरना है, आधार कार्ड अपडेट कराना है हमको। तो इसके कारण क्या हमको थोड़ी दिक्कत जा रही है। इस काम के लिए आधार कार्ड बनवाने आए। डाकघर के बाहर सुबह से लोग कतार लगाकर खड़े हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि कब से आधार कार्ड बनने का काम शुरू होगा। अब इसमें कोई है नहीं, ताला लगा हुआ है। कोई बोलता है 1 बजे और 2 बजे। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं। आज सुबह से घूम रहा हूँ। पहले जाता है साई के पे, वहाँ भी बोले कि आज नहीं बनेगा। फिर यूको बैंक जा, वहाँ भी इतनी भीड़ थी तो बोले 30 फॉर्म लेते हैं, उन भी बोले दिन के बस हो गया। फिर भरवेली गया, भरवेली से आए, वहाँ पे भी 4200 नंबर लगा रहा था, उसमें भी 55 रुपये ले रहा फीस। मैं नंबर कब लगेगा? 7-8 बजे बोले रात में। मैं चलो ठीक है पोस्ट ऑफिस आके देखते थे, यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। इस विषय पर प्रधान डाकघर के अधिकारियों ने कैमरे पर तो बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन चर्चा के दौरान बताया कि पिछले 7 दिनों से आधार कार्ड बनने का काम बंद है, क्योंकि लिंक फेल है और कर्मचारियों की कमी है। खरीफ फसल की तैयारियों को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने सहकारिता बैंक के सभी सोसाइटी प्रमुखों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
इस दौरान सोसाइटी के काम में पारदर्शिता लाने के लिए 2 सैकड़ा से अधिक POS मशीन का वितरण किया गया। सोसाइटी प्रमुखों को खरीफ फसल धान में लगने वाले मुख्य बीमारी और आने वाली परेशानियों के विषय में बड़ी बारीकी से जानकारी दी। अनाज वाली फसलें हैं तो उसमें पोटास भी दिया जाना, एक जो अनुपात होता है 4-2-1 का, तो उस हिसाब से हमको पोटास भी उसी अनुपात में देना चाहिए। पोटास क्योंकि कहीं नहीं है तो मेरा अनुरोध है डीओ साहब से भी बोलूँगा, DM साहब से भी, कि थोड़ा थोड़ा भले ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा 2-2, 5-5 क्विंटल, 10-10 क्विंटल के आसपास पोटास भी रखें और किसानों को प्रोत्साहित करें कि कायदे से 10 किलो एकड़ का पोटास भी हम लोगों को डालना चाहिए। अगर हर साल नहीं डाल सकते तो हर 3 साल में जरूर डालना चाहिए। इससे भी फसलों को बहुत फायदा होता है। जो कीड़े बीमारी लगते हैं उसमें पौधों में रेजिस्टेंसी आती है, कीड़े बीमारी नहीं लगते और दाने जो है चमकीले होते हैं, बोल्डनेस आती है ना। जो आप शिकायत करते हो ना दाना अच्छा नहीं है, गेहूँ अच्छा नहीं है, खराब हो गया, बताया है वो आपने करा है और पेपर वर्क भी किया, जिसमें हम खुद हिंदी में कह सकते हैं कि उसको कहते हैं कि किसान के खाते में खतौनी लेखांकन प्रक्रिया, वो भी आपने कर ली है। तो अब आपके पास किसानों की स्थिति खाते से स्पष्ट हो चुकी है कि उस किसान को NPA नील हो चुके हैं। तो वो हर किसान NPA वाला जो भी कलेक्टर सर की लागन से हमें सैंक्शन मिली थी, वो किसान सब ऋण के पात्रताधारी हो चुके हैं। उनको बेफिक्र होकर जा आपका खाद वितरण का परमिट जारी हो जाए। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है, खाद वितरण लगभग अच्छा कर लिया है, लेकिन कुछ लोग पिछड़ गए हैं। यहाँ नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन समझ गए आप लोग। खाद बीज का वितरण सही तरीके से हो, सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए POS मशीन का उपयोग किया जाएगा। इसी उद्देश्य के तहत इस मशीन का वितरण किया गया है। ये जो बैठक थी बेसिकली तैयारियों की बैठक थी। अगली जो खरीफ आने वाली है उस संबंध में बीज का वितरण और उर्वरक का वितरण, खाद का वितरण, जो भी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है उन सबको लेकर बैठक थी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये और था कि किसानों के बीच में कई सारी जगह कन्फ्यूज़न है। सर POS मशीन का भी वितरण किया गया है, उससे क्या बेनिफिट है? POS मशीन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये उपयोग की जाती है। कई बार शिकायतें ऐसी आती थी कि खाद का वितरण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है या बीज का वितरण नहीं किया जा रहा है, तो स्पेशली खाद के वितरण के लिए इसका प्रारंभ किया गया है। और उनकी जो सब्सिडी आती है, जब ये ट्रांजैक्शन उसमें हो जाता है, एक तो इससे होता है कि चूँकि रेट निर्धारित है तो राशि उनकी जितना कटना है उतना ही कटती है, कोई ज़्यादा कम राशि नहीं ले सकता है। दूसरा, जो सब्सिडी उनकी आती है वो डायरेक्टली उनकी चूँकि अकाउंट लिंक्ड है सब्सिडी, तो जब ये POS मशीन से खरीदी करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद सब्सिडी उनके खाते में आ जाती है। किसान कर्ज माफी को लेकर किसानों के बीच चल रहे भ्रम को अब पूरी तरह से दूर कर लिया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि 31 मार्च 2018 तक किसानों के द्वारा लिया गया ब्याज लोन 2 लाख तक का माफ किया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2018 के बाद का लिया गया ब्याज और लोन सरकार माफ नहीं कर रही है। निश्चित ही इस खबर के बाद किसानों में फैली भ्रम की स्थिति अब शायद पूरी तरह से दूर हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा किसानों की कर्ज माफी को लेकर वचन पत्र में वादा किया गया था, जिसमें किसानों के बीच में बहुत अधिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। किसानों का यही मानना है कि सभी किसान का पूरा कर्ज माफ होगा। पैसा पढ़ाना था, मैंने 15 तारीख को पढ़ा दिए पैसा, मान लो सोडा के लिए आए थे आज। छोटा मिला आपको? नहीं, अभी अब पर्ची कट रहे हैं, मान लो उस किसान तो नहीं आ रहे हैं, बाकी जो आने वाले आ गए वो देख रहे हैं सूट के लिए वजह से, लेकिन सूट तो नहीं हुआ मान लो। अच्छा, कर्जा किन का माफ हुआ है? हाँ, कर्जा मान लो डिफॉल्ट वाले का हुआ होगा, अपने तो चालू खाता है तो नहीं हुआ मान लो। चालू खाता वालों का किसी का हुआ ही नहीं हुआ जी, हमारा नहीं हुआ मान लो। तो क्या होना चाहिए था? आप लोग का भी होना चाहिए, यानी चालू वालों का होना था, यानी डिफॉल्ट वाला का हुआ तो चालू वाला का भी होना था। ये हमारा प्लान था। मतलब क्या मांग करना चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन से आप? हाँ, वही यानी सबका ही होना था, मान लो डिफॉल्ट वाला का भी हुआ लेकिन चालू वाला का भी होना था। ये हमारा मांग था, कुछ नहीं। खैरगांव के किसान यशवंत राव वार्षिक बताते हैं कि सरकार ने घोषणा पत्र में लिखा था कि काल कल्पित और चालू ब्याज वाले दोनों तरह के किसान कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद वह मुखर गए। तो क्या लोन लिए थे क्या आपने? हाँ, लोन लिया था मैंने, और सरकार का जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने बोला था कि कालातीत और चालू अपन दोनों कर्ज माफ करेंगे। उस आधार पर सरकार को वोट दिए, सरकार ने सरकार बना ली, उसके बाद में अपने वादे से मुकर रही थी। ये सरकार की कहीं न कहीं खामियां हैं। आप किस दायरे में आते हैं? कालातीत में आते हैं कि? हमारा तो चालू खाता था,
काला तिथि में नहीं था। तो जो डिफाल्टर थे वो तो अपनी जगह जो स्थिर है, पर सोसाइटी को चलाने का काम हमारे जैसे चालू खाते वालों ने किया। तो आज हम लोग उसकी सजा भुगत रहे जो साफ सुथरा लेन देन रखे तो, और सरकार उन लोगों को लंगड़ा और अपाहिज मान रही जिन लोगों ने अपने लोन को दबा के रखा, और वो भी ऐसा नहीं अच्छे बड़े बड़े लोग, और हम गरीब लोग डर डर करके चल पैसा मिलेगा आज पटा देंगे कल ले लेंगे, ऐसा करके हम लोगों ने पटाया था। आज हम लोगों को कहीं क्या रहने का छूट मिलेगा। तो क्या मांग करना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से? सरकार से यही मांग है कि जैसा पहले चरण में उनने वो 1 लाख 2 लाख वाले का किए उनने, अभी जैसा उनने अपने आधार पर जो बोले थे वैसा करना चाहिए उनने कि भी काला तीता और चालू है दोनों, मतलब 2018 का जो लोन था छोटा और खाद बीज का और जो लिए थे ऋण वो दोनों मतलब माफ़ होना चाहिए। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि सरकार के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 मार्च 2018 के पहले का ही कर्ज किसानों का माफ किया जाएगा। किसानों के बीच में कई सारी जगह कन्फ्यूज़न है और 1 अप्रैल 2018 के बाद से जो लोन लिया गया है, मतलब 31 मार्च 2018 तक की जो तिथि थी वहाँ तक का लोन शासन ने माफ़ किया था। NPA जो खाते थे उनका 2 लाख तक का लोन माफ़ किया गया था और PA खाते जो उनका 50,000 तक का लोन माफ़ किया गया था। तो किसानों के बीच में कन्फ्यूज़न है। किसानों को ये कहीं ये शिकायतें आ रही है, किसान ये मांग कर रहे हैं कि चालू खाते जो कि 1 अप्रैल या उसके बाद जो लोन लिया गया है उसको भी माफ़ करना है। तो यह स्पष्ट करना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 31 मार्च 2018 तक के लोन शासन ने माफ़ किए। मध्य प्रदेश शासन ने 2 दिन पहले राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस बात की सूचना दे दी कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी गई है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बैतूल जिले के सभी महाविद्यालय आएंगे। इसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से बालाघाट जिले के सभी कॉलेजों का संबंध अलग हो जाएगा। नया विश्वविद्यालय बनने के बाद जब पद्मेश की टीम ने छात्रों से चर्चा की तो उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। हाँ, अभी 2-4 दिन पहले सुनने मिला था हमको, और ज्ञापन में भी हम लोगों ने देखा कि हमारी जो RDV थी वो चेंज होकर वहाँ के राज्यपाल थे जो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के, उनने अभी छिंदवाड़ा में हमारा बालाघाट जो आता है वो छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी में कर दिया गया। किस तरह का बेनिफिट मिलेगा उससे? अब बेनिफिट तो ये मिलेगा सर कि हम लोगों को जैसे कोई भी हमारी प्रॉब्लम बनती थी, जैसे मार्कशीट में कोई नाम वाम या कोई हमारी जो अंक है वो कभी अगर डिस्टेंट प्रॉब्लम बन जाती थी, हम लोग को यहाँ से जबलपुर जाना पड़ता था। वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज होने की वजह से प्रॉब्लम जो हमारी 1-2 दिन में सॉल्व नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हम लगता है कि आसानी से हो जाएगी छिंदवाड़ा में। खुश हैं आप इस फैसले से? अभी तो क्या है, अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, पर ठीक है, खुश है क्योंकि पास भी पड़ेगा और ठीक रहेगा, समय बचेगा, समय के पीछे बहुत सारी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों की संख्या बहुत अधिक थी। इस कारण परीक्षा परिणाम सहित मार्कशीट और अन्य कामों में देरी हो रही थी। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय बनने से इसके अंतर्गत कम कॉलेज रहेंगे, जिससे छात्रों को ही लाभ मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे थे जिसकी वजह से परीक्षा परिणाम में लेट हो रहा था, पेपर लेट हो रहे थे, तो वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जैसे मार्कशीट का काम हो गया या किसी भी संबंधित काम रहता था हमको जबलपुर जाना पड़ता था, और अगर उस दिन वो काम नहीं हुआ तो फिर हमको दोबारा जाना पड़ता था। लेकिन छिंदवाड़ा जो कि क्या है बालाघाट जिले से काफ़ी करीब में पड़ता है, इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ेगी। मेरा ख्याल है कि शैक्षणिक योग्यता में भी काफ़ी सुधार आएगा। पूर्व जानकारी मिलती रही है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण पेपर सही रूप से चेक नहीं हो पाते थे। पहले बोलते थे कि RDV में बैक बूथ आती है, तो शायद अब इससे बच्चों का भला होगा, तो बैक बूथ कम आएगी, मतलब उनको उनकी मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। मतलब वहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था जबलपुर में? नहीं सर, दिया जा रहा था, लेकिन जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे भी ना, उनमें भी बहुत लोगों को बैक आ रही थी। तो इससे जैसे छिंदवाड़ा बन चुका है, छिंदवाड़ा में क्या फ़ायदा मिलेगा अपने को, किस तरीके का लाभ मिलेगा? एक तो ये फ़ायदा मिलेगा और शायद पढ़ाई भी और थोड़ी बेहतर हो सकती है। उम्मीद है मतलब अच्छी पढ़ाई होगी। हाँ। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने से छात्रों को इस बात का लाभ मिलेगा कि विश्वविद्यालय के किसी भी काम के लिए उन्हें जबलपुर के कम दूरी तय करनी पड़ेगी। जो काम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संचालित हो रहे थे वो सभी काम छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से संचालित होंगे। छात्रों को बेनिफिट ये है कि पहले ज़्यादा लंबी दूरी जाना पड़ता था, अब उनको थोड़ा 50 किलोमीटर का फ़ायदा मिल जाएगा। यानी अब कम दूरी पे काम तो जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हो रहे थे वही छिंदवाड़ा से संचालित होंगे। लड़कों का ये है कि थोड़ा यूनिवर्सिटी में लोड ज़्यादा था, जो RDV यूनिवर्सिटी थी उसके अंतर्गत कॉलेजों की संख्या ज़्यादा थी, जिससे टाइम टेबल में कॉपी चेकिंग में परीक्षा परिणाम आने में टाइम लगता था। चूँकि अब छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी नई खुली हुई है तो इसके जो शेड्यूल होंगे वो कम कॉलेजों के लिए
जिले के दूर सुदूर वनांचल क्षेत्र में बसे किसानों को तकनीकी रूप से धान की खेती करने के गुर जिला प्रशासन कृषि विभाग के माध्यम से सिखाएगा। जिले के किरणापुर, लांजी, बिरसा, परसवाड़ा के 15 गांव के किसानों को इसमें शामिल किया गया है। धान उत्पादन की तकनीकी विधि श्री विधि के माध्यम से किसानों को धान उत्पादन करना सिखाया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को श्री रथ कलेक्ट्रेट से इन गांवों के लिए रवाना किया गया है। रथ में खाद बीज सहित कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे जो किसानों को श्री विधि से धान उत्पादन की जानकारी देंगे। क्योंकि खरीफ सीजन अभी चालू हुआ है, बहुत तेज़ी से अब हम लोग इसकी किसान भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भी किसानों को जागरूकता के तहत पूरा अभियान चलाए हुए हैं। तो अभी कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोग श्री रथ चालू किए हैं और ये विशेष रूप से लांची, बिरसा, बैहर और किरणापुर के कुछ ऐसे गाँव जो कि विशेष रूप से पिछड़े गाँव हैं, इनके लिए विशेष खास तौर से ये चलाया गया है कि वहाँ पे ये हमारा स्टाफ, हमारे जो वैज्ञानिक एक्सपर्ट वगैरह हैं वो इस रथ को लेके जा रहे हैं। उनको किसानों को वहाँ पे गैदरिंग करके पूरा प्रशिक्षण देंगे, तकनीकी जानकारी देंगे। श्री पद्धति से धान का कैसे खेती किया जाए, धारवाड़ पद्धति से अरहर का कैसे खेती किया जाए, ये पूरी तकनीकी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ में इन विशेष गाँवों में पूरा पैकेज रहेगा कि किसानों को निःशुल्क रूप से वहाँ पे DAP, यूरिया, SSP, पोटास और साथ साथ में धान का बीज। जिले के सबसे पिछड़े 15 गांव का चयन किया गया है और वहां पर श्री पद्धति से धान का रोपण किया जाए। बीज, खाद सहित सभी सुविधाएं इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत दी जाएगी। बेसिकली ये एक प्रयास हम लोगों का है। जो 15 सबसे पिछड़े ग्राम हैं उन सभी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि श्री पद्धति से धान का रोपण किया जाए और उसके साथ ही जो बीज है अच्छी क्वालिटी का बीज, जो ब्रीडर जो सीड रहता है वो उनको प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि एक बार बीज देने के बाद वह अगले 3 वर्षों तक उसी बीज से अपना नया बीज उगा पाएंगे और अच्छी फसल, गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ोतरी के लिए प्रयास है। ये बैहर, बिरसा और परसवाड़ा के कुछ गाँव लिए गए हैं। मोस्टली ये वो गाँव हैं जो कि दूरस्थ हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। उन गाँव को प्राथमिक तौर पर लिया गया है, इनमें कि हम उन किसानों को प्रायोरिटी उनकी एजुकेशन दे करके और उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। सर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इसमें? पहली प्राथमिकता ये कि अभी चूँकि खरीफ का सीज़न आ रहा है और अभी ये योजना बनाई थी। योजना के साथ पहला प्रयास ये है कि हम खरीफ की फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसको उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य करें। इसी क्षेत्र में हमने प्रयास किया है कि श्री पद्धति से खेती वहाँ करवाई जाए, उनको इस चीज़ में अवेयर कराया जाए, जागरूक उनको बनाया जाए। निश्चित ही इस पायलट प्रोजेक्ट में उन 15 गांवों को लिया गया है जो नक्सल प्रभावित है। इन गांवों में वर्षों से किसान धान की उन्नत खेती नहीं करते और कोदो, कुटकी, मक्का की फसल पर इनका जीवन आधारित होता है। जिला प्रशासन खेती के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं और निश्चित ही आगामी समय में अगर यह पहल कारगर साबित हुई तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में धान की उन्नत खेती किसानों के लिए रोजगार का बड़ा साधन बन सकती है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण काम गुरुवार से शुरू कर दिया गया है, जिसके साथ ही जनपद पंचायतों में होने वाले चुनाव के पहले चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि जनपद पंचायत बालाघाट परिसर में इस काम के लिए जनपद स्तर के दर्जनों कर्मचारियों को लगाया गया है। ये आज हमने जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है हम लोगों का, क्योंकि इसी सूची के आधार पे आने वाले टाइम पे इतने दावे आपत्ति लेते हुए पंचायत का निर्वाचन होना है। आज हमने सभी प्राधिकृत अधिकारी जिनको ये मतदाता सूची में संशोधन, परिवर्धन और विलोपन की कार्रवाई के लिए जिनको दायित्व सौंपा है, विगत 3 दिन 4 दिन पहले इन लोगों को हमने एक प्रशिक्षण दिया हुआ था और आज हमने इनको सबको यहाँ आमंत्रित किया हुआ है और आज हम यहाँ बैठ के कंट्रोल टेबल जो हमारा तैयार होना है, जिसमें किन के नाम शिफ्टिंग होने हैं, किन मतदाताओं के किन के नाम विलोपित होने हैं और किन के नाम नए जो हमारे मतदाता हैं जिनके नाम जोड़े जाने हैं,
उसी संबंध में हमको सभी को यहाँ आमंत्रित किया हुआ है और सभी लोग यहीं बैठ के वही कार्य को संपादित कर रहे हैं। सर, क्या ग्राम पंचायतों के चुनाव की तैयारी है या? जी, ये बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिस प्रकार से जो समय सारणी आई है इसकी, हमको 30 सितंबर तक ये जो हमारी अंतिम मतदाता सूची इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रारंभिक प्रथम चरण है। ये आज हमारा प्रथम चरण, जैसी हम लोग कल इसको 21 को पूरी जानकारी सही। 24 जून को वीरांगना दुर्गावती महारानी के बलिदान दिवस को भव्य रूप से मनाने के लिए आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम के मार्गदर्शन में गुरुवार की शाम को वीरांगना महारानी दुर्गावती मड़ावी सामुदायिक भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 24 जून को सुबह 10 बजे रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और सामुदायिक भवन में 11 बजे से समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा अपना व्यक्तित्व एवं बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि महारानी दुर्गावती आदिवासी समाज की गौरव है, जिन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान एवं उनके शासन में सभी समाज के लोगों के लिए और देश की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेकर अपना बलिदान दिया था। ऐसे वीर का बलिदान दिवस मनाने का अवसर मिला है, जो सौभाग्य की बात है। आज 24 जून को जो रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के जो कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे। कैसी रूपरेखा बनाई? हम लोगों ने उस दिन 24 जून को सुबह 10 बजे माल्यार्पण कार्यक्रम दुर्गावती चौक पर रखा है। वहाँ से फिर हम लोग इस रानी दुर्गावती भवन में आकर कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने निश्चित किए हैं, जिसमें अभी जो हालात हमारे देश में पैदा हुए हैं, देश का पूरे संसार में पैदा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो एक रानी दुर्गावती के प्रेरणा को देखते हुए हम वृक्षारोपण यहाँ पे करवाने के लिए सबको संदेश देंगे, ताकि वो अपने घरों में, अपने गाँव में और सब जगह वृक्षारोपण इस दिन करें। और हॉल में छोटे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में एक कार्यक्रम रखा है हमने, जिसमें हमारे जो बुद्धिजीवी हैं कुछ मार्गदर्शन भी हमारे वक्तव्य के रूप में देंगे, और बस यही कार्यक्रम। लांजी साल्टेकरी मार्ग पर घोटी गांव में एक टाटा सूमो अनियंत्रित होकर मुर्गी की दुकान में घुस गई, जिस कारण 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं लांजी से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल इलाज के लिए ला रहे एक घायल की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर 4:30 बजे लांजी से देवरबेली जा रही टाटा सुमो घोटी गांव में एक मुर्गी दुकान में जा घुसी, जिस कारण मुर्गी दुकान में बैठे दुकान मालिक शकील खान उम्र 50 वर्ष, उनके पुत्र इमरान खान उम्र 30 वर्ष, जयपाल उम्र 15 वर्ष और बाबूलाल उम्र 50 वर्ष सभी निवासी घोटी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल जयपाल की बालाघाट लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। आपका ये घटना कैसी हुई? ये घटना ऐसी हुई कि बुलेरो है, गाड़ी नंबर पे आदमी है, वो लांजी से जा रही थी तेज गति में, रॉन्ग साइड घुस गई। तो रॉन्ग साइड मुर्गी दुकान में। किसी दुकान में? शकील भाई की दुकान में। काय की दुकान है? शकील खान है, मुर्गी दुकान है उनकी। अच्छा। उनकी दुकान में घुस गई, पूरी मुर्गियाँ मार के पूरा आर पार हो गई। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल हुए हैं, एक खत्म हो। लालबर्रा से लगभग 14 किलोमीटर दूर पर ग्राम पंचायत धपेरा मोहगांव नदी घाट से अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए जाने पर राजस्व विभाग के द्वारा 19 जून को 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं एक दिन पूर्व 18 जून को ददिया घाट से रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर को जब्त कर थाने में लाकर खड़ा करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धपेरा स्थित वनगंगा घाट से हो रहे अवैध उत्खनन व परिवहन की लगातार मिल रही शिकायतों के पश्चात तहसीलदार विनीत गोयल के द्वारा राजस्व व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां रेत का परिवहन कर रहे बिना नंबर के 2 ट्रैक्टर को जब्त कर तहसील कार्यालय परिसर में लाकर खड़ा किया गया है। पद्मेश से चर्चा में तहसीलदार विनीत गोयल ने बताया कि कुछ दिनों से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके संदर्भ में 2 दिनों से कार्रवाई करते हुए एक डंपर व 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। एक प्रकरण में कलेक्टर महोदय के द्वारा स्वयं का फोन किया गया था एवं एक मामले में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी। जब्त डंपर व ट्रैक्टरों को आगामी कार्रवाई हेतु एसडीएम कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किया गया है। कुछ दिनों से अवैध उत्खनन की जानकारी मिल रही थी रेत के संदर्भ में, तो कल 2 दिन में कार्रवाई की गई है। एक डंपर पकड़ा गया है रेत का और 2 ट्रैक्टर कल गंगा नदी में पकड़े गए हैं, उनको जब्त कर लिया गया है और एसडीएम को कार्रवाई की गई है। सर आपको कैसे जानकारी लगी सर? एक प्रकरण में कलेक्टर महोदय द्वारा स्वयं फ़ोन किया गया था मुझे, और एक का कुछ ग्रामीण के द्वारा। सर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई निरंतर कार्रवाई।
लालबर्रा के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 20 जून को बीएलओ प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण एवं मतदाता सूची तैयार करने के लिए मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी व खंड पंचायत अधिकारी मुन्नालाल उइके की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर वरिष्ठ अध्यापक सनत कुमार दुबे के द्वारा उपस्थित समस्त 77 ग्राम पंचायतों के प्राधिकृत नियुक्त सचिवों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य एवं मतदाता सूची तैयार करने हेतु समस्त जानकारियों से अवगत करवाया गया। सीईओ गायत्री कुमार सारथी के द्वारा समस्त सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य एवं मतदाता सूची को तय समय सीमा में तैयार कर समस्त जानकारियों को प्रस्तुत करें। जनपद पंचायत लालबर्रा के सभा हॉल में आज सभी सचिवों को बुलाया गया था। ये त्रिस्तरीय पंचायतों के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। उसी तारतम्य में अब प्रथम चरण में जो फोटोयुक्त मतदाता सूची है उसके पुनरीक्षण का कार्य होना है, जो कंट्रोल टेबल बना हुआ है उसके अनुसार मतदान केंद्रों को बढ़ाना है या कम करना है, वो सही स्थिति में है कि नहीं, ये सब प्रस्तावित करने के लिए मतदाता सूची और कंट्रोल टेबल सचिवों को दिया गया है और उनसे रिपोर्ट मांगा गया है कि ये जो बना है वो सही है कि नहीं, या इसमें आप लोग कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हमारा जो स्थानीय त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव होना है आगामी दिसंबर जनवरी में, उससे संबंधित आज यहाँ ट्रेनिंग है। जो यहाँ के प्राधिकृत अधिकारीगण हैं उनको पंचायत निर्वाचन के लिए जो मतदाता सूची है उसको अपडेट करना है जी। उसके संबंध में यहाँ पर लालबर्रा की जो पूरे पंचायतें हैं उसके 77 जो प्राधिकृत अधिकारी हैं वो यहाँ पर आके उस संबंध में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी सर, क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इसमें? ये धोखाधड़ी के मामले में पूर्व नगरपालिका बालाघाट के सीएमओ देवेंद्र सिंह परियार सहित 5 आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामजीत ताम्रकार की अदालत ने दोष मुक्त किया है। आपको बताएं कि नगरपालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा भारतीय मजदूर संघ बालाघाट के अध्यक्ष के माध्यम से तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें नगरपालिका के सीएमओ परिहार द्वारा अपने कार्यरत कर्मचारी स्थापना शाखा लिपिक आशा शर्मा, सहायक लिपिक कंचन सोनी, सुपरवाइजर विद्युत शाखा प्रभारी भुवरलाल पारधी के माध्यम से देने की मांग की जाने के आरोप लगाए गए थे। गुरुवार को सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर बरी कर दिया गया है। ये कुछ दैनिक भोजी वेतन कर्मचारियों के द्वारा राजेश वर्मा के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था, उसी के आधार पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसी का निराकरण आज हुआ है, जिसमें पूर्व सीएमओ डीएस परिहार साहब, जनकलाल पारधी, प्रहलाद राणा डे, आशा शर्मा और कंचन सोने सभी को माननीय न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किया गया। लगभग 2014 का था और निष्कर्ष में ये पाया गया था कि ये जो मामला प्रकरण बनाया गया था ये सब मजदूर संगठन और दूसरा राजनीतिक दबाववश यह प्रकरण बनाया गया। शहर के केसर प्लाजा स्थित औषधि भंडार में स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक सनत जैन के द्वारा गुरुवार की रात करीब 9 बजे छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकान संचालक के द्वारा बरती गई अनियमितता, बिना बिल के दवाई बेचना सहित अन्य अनियमितताएं पाई गई। मुझे शाम को 5:30 बजे एक मेडिकल वाले से इनपुट मिला था कि एक लाल कलर की शर्ट पहने हुए लड़का जो है पल्सर से कहीं कहीं ये एबॉर्शन किट को बेचने के लिए घूम रहा है। जब उसके द्वारा मुझे पूरी जानकारी दी गई तो मैंने यहाँ के थोड़ा बाहर आके इसको सब कुछ देखा तो मुझे लगा कि
जब लड़का मैं पहचान गया दुकान में आकर अंदर मैंने चेकिंग करी तो सघन लगभग 15-20 मिनट की जांच के बाद मुझे ये इन्होंने बैग के अंदर छुपा के ये दवाई रखी हुई थी। तो ये जो दवाई है सेफ्टी किट, ये अबॉर्शन के काम में आती है। तो ये जो दवाई इनके द्वारा बिना बिल के ख़रीदी गई है, अभी ये खरीदी बिक्री बिल इसके प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो इस कंडीशन में मैंने इसको दवाई को फ्रीज किया हुआ है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। इन्वेस्टिगेशन और जो दुकान के जो मालिक हैं वो भी अनुपस्थित हैं, तो उसकी जो मैंने कमियां हैं वो अपने फॉर्म 35 में लिख के उसको आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगा आगे जैसे इनपुट्स मिलेंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन करके आगे कार्रवाई। लालबर्रा अस्पताल कॉलोनी स्थित अष्टकोणीय शिव मंदिर में 19 जून को शाम 6 बजे भारतीय जनता महिला मोर्चा मंडल लालबर्रा के द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्ट कार्ड में जय श्री राम लिखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पते पर पोस्ट किया गया। चर्चा में भाजपा महिला मोर्चा मंडल लालबर्रा अध्यक्ष श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि पार्टी के निर्देश के अनुसार भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जय श्री राम का विरोध कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान किया गया है, जिसके संबंध में हमें राष्ट्रीय स्तर से निर्देश मिले हैं कि जिसके तहत जय श्री राम लिखे हुए कार्ड अधिक से अधिक संख्या में पोस्ट करना है एवं इस कार्ड के माध्यम से अधिक महिलाओं को जोड़ना है, ताकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जय श्री राम का जो विरोध करती है उन्हें सचेत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं एकजुट होकर विरोध करेगी, क्योंकि वे हमें आगे से इस तरह से परेशान ना करें। तारीख 19 को राम मालपुर के शिव मंदिर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा एक पोस्ट कार्ड का अभियान छेड़ा गया है। यह कार्ड वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने जय श्री राम के विरोध में हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत टॉर्चर किया है और उनका बहुत विरोध किया है। तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ऊपर से निर्देश के कारण हम ये जय श्री राम लिखे हुए कार्ड हमें ममता बनर्जी तक पहुँचाना है और इस कार्ड के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ना है। लालबर्रा में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के निर्देश के अनुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष संक्रांत परीक्षा 2019 की समय सारणी घोषित होने के पश्चात 20 जून से परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है, जिसके तहत स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में 20 जून प्रथम वर्ष व तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 2 पालियों में परीक्षा संपन्न करवाई गई। आज जो परीक्षा आयोजित हो रही है वो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा है, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम प्रथम पाली में लिया गया। प्रथम पाली के अंतर्गत बैठक थी 4 कक्ष में, जिसके अंतर्गत पूरे बच्चे बैठे थे 158। अभी द्वितीय पाली में जो प्रारंभ हो रही है आयोजित परीक्षा है वो भी है। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत औलिया कनार में पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों के बीच वाद विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। दोनों परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक शिक्षक ओम प्रकाश विशन 35 वर्ष भी शामिल है, जो परसवाड़ा में पदस्थ है। जानकारी के अनुसार पूरा विवाद मकान निर्माण के दौरान टीन शेड लगाने के लेकर होना बताया जा रहा है। घटना में देवेश बिसेन उम्र 28 वर्ष, मालकन बिसेन उम्र 65 वर्ष, ओम प्रकाश बिसेन 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम पंचायत खैरलांजी के ग्रामीणों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पूर्व उनके मवेशी गायत्री मंदिर के पास से लापता हो गए और उन्हें संदेह है कि कुछ लोगों के द्वारा मवेशियों को पिकअप के माध्यम से ले जाया गया है। वहीं इस मामले में खैरलांजी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जा रही है। इसकी वजह से वे आज एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। हम एसपी साहब के पास में अपनी भैंस गुम होगी इसके लिए आए। कब गुम हुई थी भैंस आपकी? हमारी भैंस सोमवार के दिन 1-8 बजे से गुम हुई है।
कितनी भैंस है? हमारी 7 भैंस है भैया, और 7 भैंस है तो गई थी एक साथ गायत्री मंदिर की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हम गए, तो हमको वहाँ की पुलिस ऐसे बोल रही है कि ये तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी भैंस कटने पे चली गई और है तो वो काट पीट के होगी, खा के होगी, तुम दिल्ली जाओ, भोपाल जाओ, कहीं पे जाओ, तुम्हारी भैंस अब मिलने वाली नहीं है। तो क्या अवैध परिवहन होता है क्या भैंसों का? जानवरों की तस्करी होती है क्या? होती है, हमारे गांव में नहीं होती, लेकिन बाहर गांव में होती होंगी। तो पिकअप से अगर भेज दे पिकअप से तो वो क्या ऐसा होता होगा। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर लिंगा से देवरी पहुंच मार्ग दूरी 3 किलोमीटर बीते कई वर्षों से जर्जर स्थिति में है, जिस पर पैदल चलना मुश्किल है। ग्रामीणों की मांग पर 3 महीने पहले प्रशासन ने इस सड़क पर गिट्टी बिछा दी, लेकिन डामरीकरण करना भूल गए, जिस कारण एक बार फिर बारिश के पहले सड़क निर्माण नहीं होने से देवरी के ग्रामीणों में चिंता की लकीर स्पष्ट दिखाई दे रही है। लिंगा देवरी मार्ग बीते कई वर्षों से जर्जर है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण रोजाना देवरी से लिंगा पढ़ाई के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाइट योगेंद्र शरणागत, निवासी देवरी। लिंगा देवरी से लिंगा रोड कब से खराब है भैया? ये तो जन्मों से खराब है। अच्छा, ये गिट्टी कब से डली हुई है यहाँ पर? अभी 1 आध महीने पहले से। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? अपने को यहाँ से डामरीकरण चाहिए। मेरे बच्चे पढ़ने वाले हो गए, मेरी बड़ी लड़की 10वीं में जाएगी, छोटी लड़की 9वीं में जाएगी, और मेरे जैसे और भाई लोग हैं मेरे साथ में खड़े हैं, तो इनकी बच्ची 9वीं 10वीं में पढ़ने जाएगी, और आज हमको डामरीकरण की सख्त आवश्यक जरूरत है। और आज डामरीकरण की जगह गिट्टी गिरी है। ये वाराणसी के कॉलेज चौक रामपाली रोड के जयस्तंभ बाईपास रोड क्रॉसिंग में गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे कार की टक्कर से बाइक सवार मदनपुर निवासी सोमन कोसरे घायल हो गया, जिसका उपचार सिविल अस्पताल में जारी है। 2 दिन पूर्व उक्त स्थान पर अज्ञात बोलेरो के वाहन की टक्कर से पति पत्नी की मौत हो गई थी। रोड निर्माण कंपनी के द्वारा रोड के बीच में बनाए गए डिवाइडर निर्माण एवं ब्रेकर नहीं होने के कारण हादसे हो रहे हैं, क्योंकि 4 व 2 पहिया वाहन चालक तेज रफ्तार से गुजरते हैं और रोड क्रॉसिंग करते वक्त दुर्घटना घटित हो जाती है। राहगीरों ने ब्रेकर बनाने की मांग की है। मदनपुर निवासी सोमन बाइक से वाराणसी अपने एक साथी के साथ आ रहा था, तभी रामपाले की ओर से आ रही कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे सोमन घायल हो गया। अभी 3 दिन पहले 2 लोगों की जान जा चुकी है, और ग्रामीण क्षेत्र करीब में पड़ता है, तो सब गांव देहात के लोग, उनको यहाँ रोड पे चलना नहीं आता, हाईवे रोड बन चुका है। तो मैं चाहता हूँ सर, ये जो डिवाइडर है, जब आदमी गाड़ी में बैठता है तो उस तरफ का आदमी दिक्कत, क्रॉस होते समय दिक्कतें होती है, इसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हादसे होने के आगे में चांस है। रामपाली चौक है सर, कॉलेज अंदर जाती है, यहाँ पे दिक्कत होती है, डिवाइडर बहुत ऊँचे बन गए, एक्चुअली में थोड़े से कम होना चाहिए। अभी जिनका एक्सीडेंट हुआ उनकी स्थिति कैसी है? सर उनकी स्थिति मुझे कमज़ोर लग रही है सर। ओके, हादसा कैसे हुआ, घटित कैसे हुआ? 4 व्हीलर से हुआ है सर। अन्य बाइक को टक्कर मार दिया? बाइक को टक्कर मार दिया उन्होंने सर। इस स्थान पर तो मैं नहीं था, तो बाद में आया तो उसको ले जा लिया। अन्य अब तक कितनी घटनाएं घटित हो गई इस स्थल पे? सर यहाँ पे तो अभी सिर्फ 3 हादसे हुए हैं, मतलब 2 लोग मर चुके हैं, तीसरे को ले जाया गया है, और इस रोड पे अगर आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे 2-4 हादसे हो चुके हैं। ये हमारे गाँव वाला से लड़का गेहूँ पिसने आ रहे थे यहाँ पे। कहाँ पे घटनाक्रम हुआ? ये कॉलेज चौक के सामने एक मंदिर है, सिंह वाहिनी कुछ है के, वहाँ की बात है। अन्य क्रॉसिंग रोड पे? क्रॉसिंग रोड पे। तो किस वाहन से टक्कर हो गई? सर वाहन तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो गाँव ही में था, इनका फ़ोन आया अचानक से, तो गाँव से रिटर्न आया तो ये यहाँ पे एडमिट था, 4 व्हीलर वाले ने एडमिट करके चला गया था। अच्छा, 4 व्हीलर ने टक्कर मारा इनको, एक खा लो। हाँ। तो ये 2 लोग थे या अकेला ही था ये? 2 लोग थे। 2 लोग। तो कहाँ चोटें आई इनको अभी? चोटें थोड़े यहाँ से लगा हुआ है, गर्दन में है थोड़ा, और सर में थोड़ा दर्द बन रहा है उसमें। तो कार वाले जो छोड़ा उसके बाद है उपचार के लिए कुछ सहयोग किया उसने? सहयोग कुछ नहीं किया, छोड़ के चले गए। वाराणसी तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। 21 जून को नगर के अवंतीबाई स्टेडियम मैदान में सुबह 7 बजे योग दिवस मनाया जाएगा। बैठक में तहसीलदार शैलेंद्र राव, सीईओ अखिल सहाय श्रीवास्तव की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। इस्लाम कंट्रीज के पूरे राष्ट्र भी मना रहे हैं। विश्व के 192 देशों में योग चल रहा है, और हम भारतीय
दिनांक 21 जून को योगा दिवस मनाया जाना है, उसकी व्यवस्था के लिए सभी विभाग को बुलाया गया। क्या दिशा निर्देश दिए गए सर? सभी को वहाँ पर उपस्थित होने के लिए कहा गया समय पर और अपने अपने फ्लैग्स लेकर आने के लिए, जिससे कि अच्छे से मनाया जा सके। स्टेडियम में मनाया जाएगा। ग्राम पंचायत जागपुर में अखंड रामायण का कार्यक्रम रखा गया। इसका समापन 20 जून को शाम को हवन पूजन और महाप्रसादी के साथ हुआ। ग्रामवासियों ने अपनी उपस्थिति देते हुए रामायण का आनंद लिया। रघुनंदन कंद गंग धर्म महिपाल विलोक दीन जनम पद सरोजन पायरी भक्त हम लोग ये अखंड रामायण और हवन पूजन पाठ इसीलिए करा रहे हैं कि गांव में सुख समृद्धि और शांति और विश्व का कल्याण हो। इसीलिए हम अखंड रामायण का कार्यक्रम रखा रहे हैं। ये ग्राम के मंदिर में अखंड रामायण रामचरितमानस का पाठ रखा गया है। पूरे ग्राम, देश, विश्व और परिवार कल्याण हेतु। इससे लाभ यह है कि भाई इसमें अगर एक धर्म का काम है, धर्म की स्थापना हेतु है, और इससे गांव में, हमारे गांव में, परिवार में, हमारे देश में दैविक भौतिक तीनों जो ताप होते हैं, कष्ट होते हैं। आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल वर्धा महाराष्ट्र के तत्वाधान में 21 जून को नगर के स्टेशन रोड स्थित आरोग्य हॉस्पिटल में हृदय रोग एवं मूत्र रोग निदान उपचार शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में उक्त बीमारी से संबंधित मरीज पहुंचकर अपना उपचार संबंधित रोग के विशेषज्ञ से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। महिला एवं बाल विकास परियोजना वारासिवनी के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में संचालित लगभग 2 दर्जन आंगनवाड़ी केंद्र को किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है, लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि बीते 3 साल से भवन का किराया नहीं दिया गया है, जिसके चलते भवन मालिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किराए के पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। साथ ही किराया न मिलने पर भवन संचालित नहीं करने की चेतावनी भी दे रहे हैं, जिसके चलते परियोजना वारासिवनी कि 2 दर्जन से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। शासन भी ध्यान नहीं दे रहे, 1.5-2 साल का भवन किराया जमा नहीं हुआ है। पहले तो 200 रुपये था, अभी जैसे तैसे 500 के 500 रुपये दे 500 रुपये महीना। वो भी अभी 1.5 साल हो गया हमारा भवन किराया नहीं। अभी 3 महीने में 3000 जमा हुआ वेतन। अभी कितने साल से नहीं? भवन किराया कितने साल से नहीं? भवन 1.5 साल से। सर हमारा 1.5 साल हो गया, हमारा अभी तक भवन किराया जमा नहीं हुआ है। 1.5 साल से घर मालिक इतना परेशान कर रहे हैं, कहाँ से हम पैसा दें। एक तो हमारा वेतन नहीं हो रहा है, 3 महीने में सिर्फ 3000 जमा हुआ है। 3000 में हम अपना परिवार चलाएं कि भवन किराया दें कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं। कितना वेतन मिलना था और कितने को नहीं मिला? वेतन हमारा भवन किराया मात्र 500 रुपये मिल रहा है। क्या शासन से निर्धारित 500 रुपये है वारासिवनी परियोजना के लिए? 500 में घर किराया आंगनवाड़ी के लिए किराया देखने जाते हैं तो बोल रहे 1200 में भवन मिलेगा, 1500 में मिलेगा, और शासन से मात्र 500 रुपये मिल रहा है। अधिकारी को भी ज्ञापन दे दिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी को। मैडम आंगनवाड़ी में प्रयास ये किया जा रहा है, ये हमने एक अभियान भी चलाया हुआ है अभी, कि जो भी आंगनवाड़ी हैं उन आंगनवाड़ी को शासकीय भवन में शिफ्ट किया जाए। और ये जो मामला आपने बताया कि इनको चूँकि ये पहले से थी और इनको भवन किराया नहीं मिला, इसको हम लोग को दिखवाता हूँ, इसमें मुझे जानकारी नहीं है, आपने बताया, इसमें DPO से बात करें, उचित कार्रवाई। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। प्रदेश सरकार का किसानों के लिए फरमान, 31 मार्च 2018 के बाद के नहीं होंगे कर्ज माफ। डाकघर में नहीं बन रहे आधार कार्ड, रोजाना भटक रहे लोग। घोटी में सड़क दुर्घटना, 1 की मौत, 3 गंभीर। रेत के अवैध परिवहन में 1 डंपर, 2 ट्रैक्टर जब्त।
लालबर्रा के औलिया कनार में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष, 3 गंभीर। धोखाधड़ी के मामले में पूर्व नगरपालिका सीएमओ सहित 5 कर्मचारी को न्यायालय ने किया दोष मुक्त। और दस्तक अभियान में लापरवाही, एक एएनएम निलंबित। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।